1 मिनट से। हेलो एंड वेलकम, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो रोज की तरह हम लेकर हाजिर हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। हमें पता है आप अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त होंगे, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि थोड़ा सा वक्त जरूर निकालिए, हमारे साथ थोड़ा सा फिटनेस पर भी ध्यान दे दीजिए और इस बुलेटिन में तमाम वो खबर भी देख लीजिए जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल नए अंदाज में हम इस बुलेटिन में आप लोगों को खबर बताते हैं और ऑफिस जाने से पहले, दिन की शुरुआत करने से पहले अपने फिटनेस का भी ख्याल रखें और देश और दुनिया की हर बड़ी खबर फिट इंडिया की सुपर हिट बुलेटिन में देखिए। बने रहिए 1 घंटे के लिए हमारे साथ। तो फिट इंडिया की सुपर हिट बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, ऑफिस जाने वालों को सुबह सुबह कुछ ज्यादा ही जल्दी होती है और उसी वक्त सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है। महानगरों में तो हालात बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, छोटे शहर में भी काफी परेशानी लोगों को ट्रैफिक की वजह से होती है। लेकिन दीपिका, मुंबई में ऑफिस जाने वालों के लिए थोड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अब नवी मुंबई से गेटवे तक का सफर जो है वो घंटों का नहीं होने वाला है, कुछ मिनटों का होने वाला है, क्योंकि अब टैक्सी का जमाना नहीं, वाटर टैक्सी का जमाना शुरू हो गया है। 1 मिनट में ये रिपोर्ट देखिए। नजारों के साथ बोटिंग आप किसी स्पेशल इवेंट पर करते हैं, लेकिन अगर यही बोटिंग आपके रोजमर्रा की एक रिक्शा या टैक्सी में तब्दील हो जाए तो कितना सुहाना सफर होगा। बिल्कुल यहाँ पर वही तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं कि इस पूरी आप जो समुद्र का नजारा देखते हुए बेलापुर से द गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ पहुंचेंगे और ये वो बिजनेस क्लास है जो कि फर्स्ट फ्लोर पर आता है इस पूरी बोट के। यहाँ की खासियतें यहाँ पर ये है कि महज 60 सीट्स जो हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। टीनेजर्स का भी बहुत ज्यादा यहाँ पर ख्याल रखा गया है कि अगर यद्यपि किसी तरीके की घटना घटित होती है तो उसके लिए क्या क्या मेजर्स हों, वो तैयारी है। हमने आपको बिजनेस क्लास की तस्वीर दिखाई, अब हम आपको नॉर्मल जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उसकी तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर 140 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है। कि अगर आप कुर्सियों पर ध्यान देंगे तो जिस तरह से फ्लाइट्स में एयर टिकट्स के अंदर आपको सुविधाएं दी जाती है, वैसी सुविधा यहाँ पर भी होगी, जहां पर आपको अपने सीट बेल्ट जो हैं यहाँ पर भी लगाने होंगे। यानी कि कुल मिलाकर आपको समुद्री जहाज की जो तस्वीरें हैं और जो फीलिंग है वो पूरी इस बोट से 250 रुपए की इस कॉमन एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट में मिलेगा। तो मुंबई के लोगों को दीपिका यहाँ वाटर टैक्सी से थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी। कम से कम सुबह और शाम के वक्त 200 लोग तो आराम से अपने घर पहुंच सकते हैं। जी हाँ, और हर किसी को पसंद है कि जब वो काम करके घर लौटे तो थक करके आराम करें। लेकिन अहमदाबाद में जब एक सिक्योरिटी गार्ड काम करके घर लौटा तो फावड़े से उस पर अटैक हुआ। ऐसा क्यों किया है, किसने किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। अहमदाबाद में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। इन तस्वीरों में देखिए, गार्डन में एक शख्स बैठा हुआ दिख रहा है, दूसरा शख्स भी वहीं मौजूद है। सफेद टी शर्ट पहने हुए दिख रहा शख्स कुछ तलाश रहा है। दरअसल ये शख्स आसपास मौजूद लोगों के गार्डन से बाहर निकल जाने का इंतजार कर रहा है। अचानक सफेद टी शर्ट पहना हुआ शख्स हाथ में फावड़ा लेकर आता है और चारपाई पर लेटे हुए शख्स पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देता है। कुछ वार करने के बाद वो पीछे मुड़ता है और अपने रास्ते चला जाता है। जिस शख्स की हत्या हुई वो सिक्योरिटी गार्ड था और गार्डन में ही बने कमरे में रहता था। हत्याकांड की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल ये पता नहीं लग सका है कि सिक्योरिटी गार्ड की हत्या किन कारणों से की गई। तो सिक्योरिटी गार्ड की तो बेरहमी से हत्या कर दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जांच भी की जा रही है। इधर चंदौली में भी पुलिस एक गंभीर मामले की जांच में जुटी है। दरअसल एक महिला ने समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर रेप का आरोप लगाया है। कौन है ये समाजवादी पार्टी का नेता और अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी के चंदौली में एक बाबा पर महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक झाड़ फूंक के बहाने उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, एक महिला द्वारा कुछ दिन पहले वो यहाँ पे 20 जनवरी को चकिया में आई थी। उनके द्वारा बताया गया कि एक यहाँ पे बाबा है, उनके पास वो किसी इलाज के लिए उनके पास गई और उनके साथ फिर गलत हरकत हुई। इसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए हमारे द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया।
इसकी पूरी विवेचना हो रही है, इसका मेडिकल महिला का और सभी जो कानूनी कार्रवाई इसमें हो रही है। जो भी इसमें साक्ष्य सामने आएंगे उसमें नियमानुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़ा बताया जा रहा है। बाबा के फेसबुक अकाउंट पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ तस्वीरें भी लगी हुई हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी बाबा ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए चकिया विधानसभा से सपा के लिए अपनी दावेदारी भी पेश की थी। हालांकि बाबा का परिवार आरोपों को निराधार बता रहा है। तो चंदौली पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी वाले बाबा पर जो आरोप लगे हैं उसकी गंभीरता से जांच की जा रही है और उम्मीद भी ये की जा रही है कि जल्द ही समाजवादी पार्टी वाले बाबा की गिरफ्तारी भी हो सकती है। और बात करें अगर चंडीगढ़ की, तो वहां पर जब पुलिस की टीम प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पहुंची तो पूरा का पूरा मामला उल्टा पड़ गया। उल्टा पुलिस वालों पर ही अटैक हो गया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। जेलों में बंद सिखों की रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रहे कौमी इंसाफ मोर्चा का प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। पंजाब के सीएम भगवंत मान का घेराव करने निकले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने चंडीगढ़ के एंट्री पॉइंट पर रोक दिया तो प्रदर्शनकारी बवाल पर उतर आए। तलवार और भालों से पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया गया। लोहे की रॉड और डंडों से भी पुलिसकर्मियों को पीटा गया। ट्रैक्टरों के जरिए बैरिकेड्स तोड़ डाले गए। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। लाठीचार्ज भी हुआ। इस हिंसक प्रदर्शन में 30 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जब पुलिस वालों ने रोका तो अचानक से इन्होंने हमारे पुलिस वाले जो इस बैरिकेड पे तैनात थे उन पे इन्होंने अटैक किया, जिसमें कि कई पुलिस वालों को चोटें आईं। उसके बाद इन्होंने बैरिकेड को तोड़ा है। अब पुलिस सीसीटीवी के जरिए हमला करने वालों की पहचान में जुट गई है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की गई है। तो आपने देखा चंडीगढ़ पुलिस पर किस तरीके से रॉड से हमला किया गया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि ये जो हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया और उसी आधार पर आरोपियों को ढूंढा जा रहा है। उधर बीकानेर की बात करें तो वहां एक ऊंट के ऊपर इंसान की बेरहमी का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। वायरल जगत में और क्या कुछ वीडियोस वायरल हैं आपको दिखाते हैं 2 मिनट में। 60 की उम्र में दादी का ये खतरनाक स्टंट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि नदी में सभी बच्चे नहाने में व्यस्त हैं। तभी दादी माँ भी नहाने की सोचती है। इसके बाद वो साड़ी के पल्लू को संभालकर पुल पर चढ़ जाती है। सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वृद्ध महिला पुल से छलांग लगा देती है। यूजर्स कमेंट करके दादी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। आर्टिस्ट तैरती बर्फ पर एक चित्र बना रहा है जो बेहद खूबसूरत है। आर्टिस्ट द्वारा बर्फ पर बनाए गए चित्र में एक महिला नजर आ रही है। इस आर्ट को देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि शख्स पानी पर तैरती बर्फ की चादर पर कोयले के जरिए महिला की पेंटिंग कर रहा है। बताया जा रहा है कि इंटरनेट पर वायरल ये वीडियो दक्षिणी फिनलैंड का है और वीडियो में नजर आ रहे इस आर्टिस्ट का नाम डेविड पोपा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। लड़की भेड़ों के सरदार के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करती है। लड़की पाउट पोज देती है। भेड़ के सरदार को लड़की की अदा पसंद नहीं आती, तभी उसने अपनी स्टाइल में पाउट बनाकर लड़की के चेहरे पर थूक दिया और लड़की ने ऑन कैमरा अपनी इंसल्ट करा ली। ये देखकर आसपास के लोग हंसने लगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो राजस्थान के बीकानेर का है, जहां एक ऊंट ने अपने मालिक की गर्दन दबोचकर उसकी जान ले ली। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ऊंट को पेड़ से बांधकर लाठी डंडों से उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद ऊंट की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ऊंट को उसके मालिक ने बांध रखा था। तभी वहां से गुजर रहे ऊंटों को देखकर रस्सी तोड़कर ये ऊंट भी उनके पीछे भागने लगा। ऊंट का मालिक जब उसे पकड़ने गया तो उसने मालिक की जान ले ली। रील बनाने के चक्कर में लोग दूसरों की जान भी जोखिम में डाल देते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक युवक घूंघट ओढ़े महिला को बुलेट पर बैठाकर हैरत अंगेज स्टंट कर रहा है। ये वीडियो देखने के बाद किसी की भी सांसें अटक जाएंगी। अगर जरा सा भी बैलेंस बिगड़ जाता तो बुलेट सवार दोनों की जान खतरे में पड़ सकती थी। इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। वायरल जगत की हमने आपको खबर दिखाई, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। एक बार फिर से दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकार आमने सामने। दिल्ली में बीजेपी दिल्ली सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख जो है अख्तियार कर लिया है। दरअसल इस बार मामला जो है सीबीआई जांच से जुड़ा हुआ है।
सीबीआई की जांच में दिल्ली में फीडबैक यूनिट घोटाले का उजागर हुआ है, जिसके बाद बीजेपी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। सुबह 11:30 बजे बताया जा रहा है सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जाएगा और बीजेपी मांग करेगी घोटाले पर बर्बाद हुए सरकारी फंड की रिकवरी की। अरविंद केजरीवाल से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात भी कुछ बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल जो है कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है सुबह 11:30 बजे वक्त बताया जा रहा है जब बीजेपी के कार्यकर्ता जो है प्रदर्शन करेंगे। एक बार फिर से दिल्ली में वही तस्वीर देखने को मिलेगी, एक तरफ दिल्ली बीजेपी और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल होंगे, या कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार रहने वाली है। और इस बार भी बीजेपी चाहेगी कि वो आक्रामक रुख अख्तियार करे और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर सके। बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं रतलाम की। देखिए, चुनावी साल है, ऐसे में नेताजी अधिकारियों को हनक दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 8 महीने दूर है अभी चुनाव, लेकिन बावजूद इसके नेताजी को ऐसा लग रहा है कि उन्हीं की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस नेता की दबंगई की खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। यह भी हम चेतावनी देते हैं कि 8 महीने बाद कांग्रेस की सरकार आ रही है। अधिकारी कान खोल के सुन लो, जब बैठे हो वो एडीओ हो या तहसीलदार हो या टीआई हो, कान खोल के सुन लो। 8 महीने बाद कहाँ जाओगे ये पता भी नहीं लगेगा तुम्हारा। सुना आपने, खुलेआम अधिकारियों को धमकाने वाले ये जनाब कांग्रेस के विधायक हैं। रतलाम के बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल एक प्रदर्शन के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय प्रशासन को खुल्लम खुल्ला धमकी दे डाली। तुम बदले की भावना से काम कर रहे हो। एक जिसने रिपोर्ट डलवाई उसने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या क्यों करी? दबाया गया, परेशान किया गया उनको और झूठी रिपोर्ट डलवाई। आलोट में सहकारी गोदाम से खाद लूट के मामले में कांग्रेस विधायक मनोज चावला और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने वाले भरतराम येदू की फांसी लगाने के बाद से क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आलोट पहुंचे बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल ने इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस ने आलोट में 2 विधायकों के नेतृत्व में पैदल सड़क मार्च निकाला और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। कांग्रेस नेता के बयान पर अब बवाल छिड़ा हुआ है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के खून में ही गुंडागर्दी है और कटाक्ष भी कर रही है कि यही वजह है कि कांग्रेस सत्ता से बाहर रही है, क्योंकि इनके नेता इसी तरह के बयान देते हैं। विवाद तो एक शहर को लेकर के, उसके नाम बदलने को लेकर के भी हो रहा है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में कि किस शहर को नाम कर्णावती करने की मांग यहाँ पर उठ रही है। देखिए, अहमदाबाद का नाम कर्णावती करने की एक बार फिर से मांग उठी है। इस बार शहर का नाम बदलने की मांग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की है। एबीवीपी जल्द अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती करने को लेकर एक अभियान शुरू करेगी। अहमदाबाद में हुई बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया। ये एक जन आंदोलन होना चाहिए, जन जागरूकता की अभियान भी होने चाहिए। इसको हम ऐसा नहीं देख रहे कि सरकारी आदेश हो जाए, परंतु जो सामान्य जनमानस है उसके मन में ये विचार आया है कि अपनी जो ग्लोरी थी, अपना जो पास था, उसको रिक्लेम करने के लिए ये नाम बदलना आवश्यक है। वहीं यूथ कांग्रेस ने बीजेपी पर जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। अहमदाबाद का नाम कर्णावती कर दीजिए या तो हांगकांग कर दीजिए या न्यूयॉर्क कर दीजिए, तो क्या नाम बदलने से परिस्थितियां बदल जाएंगी? नहीं बदलेंगी। परिस्थितियां बदलने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। तो आज से नहीं बल्कि अहमदाबाद का नाम कर्णावती करने की मांग जो है वो काफी सालों से उठ रही है और इसी बात को लेकर के विवाद शुरू हो चुका है। जोर शोर से इसका विरोध हो रहा है। इधर रामचरितमानस का विवाद जो है वो राष्ट्रपति भवन पहुंचाया जा रहा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर जो विवादित बयान उन्होंने दिया था उस पर वो कायम है, और सिर्फ कायम ही नहीं है, अब उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें उन्होंने सिफारिश की है कि रामचरितमानस में से जो वो दोहे हैं जिस पर उन्हें आपत्ति है उसे हटाया जाए। और भी देश में क्या कुछ खास हो रहा है 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और रामचरितमानस की चौपाइयों को हटाने की मांग की है। इसके अलावा मौर्य ने राष्ट्रपति मुर्मू को भी पत्र लिखा है और मांग की है कि या तो रामचरितमानस की चौपाइयां हटाई जाएं या उन्हें संशोधित किया जाए। मौर्य ने कहा है कि चौपाइयां हटाकर आदिवासी महिलाओं और दलितों की बात को सुरक्षित किया जा सकता है।
लोकसभा में अपने भाषण में विपक्ष की बोलती बंद करने के बाद आज पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में जवाब देंगे। दोपहर 2 बजे पीएम मोदी राज्यसभा में अपनी बात कहेंगे। लोकसभा में मोदी ने यूपीए की पूर्व सरकार पर जमकर निशाना साधा था और राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया था। आज भी पीएम मोदी के तेवर तल्ख ही रहने की उम्मीद है। हालांकि विपक्ष पीएम मोदी के जवाब पर भी सवाल उठा रहा है। और एक खबर आपको दिखाते हैं, जहां पर तेंदुआ गाजियाबाद कोर्ट में जज साहब के सामने पहुंच गया। उस वक्त हालात क्या रहे, पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। गाजियाबाद जिला अदालत में बुधवार शाम करीब 4 बजे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अचानक तेंदुआ घुस गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। तेंदुए ने वकील और सिपाही समेत 7 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को बेहोश कर काबू कर लिया। यहाँ के वन विभाग के पास वो बेहोशी की जो गन होती है, ट्रैंक्विलाइजर गन, वो उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मेरा टीम को इन्फॉर्म करके वहाँ से मंगाया गया। उसको पहुँचने में करीब 1.5 से 2 घंटे समय लग गया। उसके बाद वो टीम आई है और उसको बेहोशी करने के बाद आपके सामने रेस्क्यू करके लेकर गई है। तेंदुए के हमले में घायल 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हमले के बाद वकील और कोर्ट के स्टाफ ने खुद को कमरों में बंद कर लिया। तेंदुए की वजह से डर और दहशत का माहौल बना रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद मेरठ से वन विभाग की स्पेशल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया। तो देखा आपने कैसे तेंदुआ जब कचहरी पहुंचा तो उसने अपने पंजों से जो है न सिर्फ वकीलों को बल्कि पुलिस वालों को भी घायल कर दिया। सभी खौफ में थे और तेंदुआ जो है जो भी मिल रहा था उस पर वार कर रहा था। और इधर बात करें अगर लोकसभा की, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू किया तो विपक्ष पर जबरदस्त वार किया और शायरी के अंदाज में, शायरी भरे लहजे में कांग्रेस पर कटाक्ष किया और इसके साथ यूपीए के कई नेताओं को आईना भी दिखाया। आप भी सुनिए। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा, सबसे लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष को निराशा का ब्रांड एम्बेसडर बना डाला। आखिर ये निराशा भी ऐसे नहीं आई है, इसके पीछे कारण है। एक तो जनता का हुक्म, बार बार हुक्म, लेकिन साथ साथ इस निराशा के पीछे जो अंतर मन में पड़ी हुई चीज है, जो चैन से सोने नहीं देती है। विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए पीएम ने कहा कि निराशा में डूबे हुए कुछ लोग इस देश की प्रगति को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग इस देश की प्रगति को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें भारत के लोगों की उपलब्धियां नहीं दिखती है। अरे 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ और प्रयास का परिणाम है, जिसके कारण आज दुनिया में डंका बजना शुरू हुआ है। पीएम मोदी ने विपक्ष के आरोपों को कोरा झूठ करार दिया और कहा कि देश के 140 करोड़ लोग झूठे आरोपों पर भरोसा नहीं करेंगे। देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पर ला दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में यूपीए शासन को आड़े हाथों लिया। वही 10 साल, यूपीए के वो 10 साल, कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा 10 साल। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना राहुल गांधी का नाम लिए उन पर करारा हमला बोला है और साथ ही ये भी बता दिया कि कांग्रेस पार्टी की जो जमीन है
वो खिसक चुकी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब जो है राहुल गांधी को रास नहीं आया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जवाब दिया उसमें अडानी का नाम राहुल गांधी को मिसिंग नजर आया, वो नाम जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में था ही नहीं। रिपोर्ट देखिए। पीएम ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया तो विपक्ष के नेता भी प्रतिक्रिया देने के लिए आगे आए। अडानी के मुद्दे पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि अगर अडानी पीएम के मित्र नहीं तो फिर जांच क्यों नहीं करवाई जा रही। इंक्वायरी की बात नहीं हुई, अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहाँ पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। वहीं जेडीयू नेता ललन सिंह ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को बताना चाहिए कि 9 साल के शासन के दौरान सरकार ने देश की तरक्की के लिए क्या किया। देश के बारे में बताइए ना, देश की तरक्की के लिए क्या कर रहे हैं। इतना लंबा भाषण आपने दिया, साहब हमारा गौरव इतना बढ़ गया, गौरव इतना बढ़ गया। G20 तो भाई रोटेशन होता है ना, इसमें कौन उपलब्धि। तो ये सब जो आप कर रहे हैं तो क्या किए आप इस देश में। 9 साल में बताना चाहिए, कुछ नहीं शून्यता में है। अडानी पर सवाल उठाए गए थे सर। अरे अडानी के बारे में तो कोई बोल ही नहीं सकते हैं, क्या बोलेंगे, एक्सपोज्ड है। संसद में संग्राम छिड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है राज्यसभा में भी जवाब देने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, देखने वाली बात होगी कि आज कितना हंगामा होता है और क्या संग्राम की स्थिति संसद में नजर आती है। लेकिन संग्राम तो पेरिस की सड़कों पर भी छिड़ा हुआ है सरकार के फैसले के खिलाफ। और क्या कुछ चल रहा है दुनिया में, 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। पेंशन सुधार स्कीम राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। नई योजना के खिलाफ फ्रांस में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है। नए नियम के खिलाफ पेरिस की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। उग्र प्रदर्शनकारी हिंसा और आगजनी पर उतर आए हैं। पूरा शहर प्रदर्शन की आग में जल रहा है। प्रदर्शनकारियों को काबू करने में पुलिसकर्मी आंसू गैस की गोली दाग रही है। आसमान को छूती आग की लपटें, काले धुएं के विकराल गुबार। यह आग इतनी भयंकर है कि इसे देखने वालों का दिल दहल गया। तस्वीरें तुर्की के इस्कंदरून शहर के पोर्ट से सामने आई हैं, जहां विनाशकारी भूकंप का असर पोर्ट पर एक दिन बाद देखने को मिला। हालांकि तुर्की के डिफेंस मंत्रालय ने दावा किया कि इस आग पर कुछ घंटों बाद काबू पा लिया गया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आग इतनी भीषण है कि अब भी धधक रही है। ये तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव से सामने आई हैं, जहां समुद्र के तट पर सफेद रंग की फोम नजर आई। समुद्र से फोम का तट पर आना वैसे तो नॉर्मल माना जाता है, लेकिन इजराइल के संदर्भ में अगर बात करें तो ये काफी असामान्य है। स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक ये झाग मेडिटेरियन सागर से तेल अवीव के तट पर आया है और इसका मतलब ये होता है कि समुद्र में तेज हवाएं और बड़ी लहरें ऑर्गेनिक मटेरियल को मथती हैं। ये तस्वीर ऑस्ट्रेलिया की है, जहां 2 पायलट बोइंग 737 को लेकर आग पर काबू पाने के लिए निकले और जैसे ही वो ऑपरेशन को खत्म करने बेस की तरफ लौट रहे थे, अचानक उनके विमान में कुछ कमी आ गई और वो क्रैश हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में दोनों पायलट ने वक्त रहते खुद को पैराशूट की मदद से बचा लिया। बता दें कि बोइंग 737 को खास फायर फाइटर्स के लिए कन्वर्ट करके बनाया गया था। बर्फीले तूफान का ये वीडियो रूस के नोवोरोसिस्क शहर का है, जहां पर बर्फीले तूफान ने पूरे शहर को अस्त व्यस्त कर दिया। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान ने सड़क से लेकर रेल यातायात ठप कर दिया। कई शहरों में पावर सप्लाई ठप हो गई। और इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना से ये बड़ी खबर है, जहां पर शास्त्री नगर में फायरिंग हुई है। इन बदमाशों ने 4 लोगों पर फायरिंग हुई है। दरअसल चेन लूटने का ये पूरा मामला था। महिला से चेन लूटी गई है, उसी दौरान गोली मार दी गई। घायलों को अस्पताल में हालांकि भर्ती करवा दिया गया है। बिहार की राजधानी पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना के शास्त्री नगर इलाके में फायरिंग की घटना, जिसमें लुटेरों ने 4 लोगों को गोली मार दी। एक महिला से चेन लूटने के दौरान गोली मारी है और जो लोग इसमें घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया।
तो बिहार की राजधानी पटना से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जंगल राज की एक और खबर देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर जो बदमाश हैं उन्हें पुलिस का कोई भी डर नहीं, बीच सड़क पर महिला से चेन लूटने की घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, ये बिहार से खबर है, लेकिन उधर सोलन में भी एक बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन इमारत की लेंटर गिर गई। मजदूरों का क्या कुछ हुआ है, 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। सोलन के औद्योगिक शहर बद्दी में एक निर्माणाधीन भवन का सेंटर गिरने से हादसा हो गया। हादसे के वक्त मजदूर लेंटर डालने का काम कर रहे थे। देखते ही देखते निर्माणाधीन इमारत धराशायी हो गई। जानकारी के मुताबिक 4 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से 3 मजदूरों ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। हालांकि एक मजदूर मलबे के नीचे दब गया। हादसा शाम तकरीबन 6 बजे हुआ। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद मजदूर को बाहर निकाला गया। फिलहाल मजदूर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। तो इस हादसे के बाद एक मजदूर घायल हो गया, लेकिन गनीमत ये रही कि 3 मजदूर वक्त रहते वहां से हट गए और उनकी जान बच गई। यहाँ तो मजदूरों की जान बच गई, लेकिन तुर्की में तो इतना मौका भी लोगों को नहीं मिला कि वो कूदकर अपनी जान बचा सके। एक पिता ने अपनी जान को जोखिम में डालकर, या कह सकते हैं अपनी जान देकर, किस तरीके से बच्चे की जान बचाई है, दिखाते हैं आपको। बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। ये तस्वीरें डरा रही हैं। ये तस्वीरें हृदय विदारक हैं। तुर्की में आया जलजला 13,000 से ज्यादा लोगों को लील चुका है। मौतों का आंकड़ा हर पल बढ़ रहा है। इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में रेस्क्यू वर्कर एक शख्स को हिला रहे हैं। उस शख्स को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इंसानी आवाज को सुनकर ही रेस्क्यू टीम यहाँ तक पहुंची, लेकिन वो आवाज इस शख्स की नहीं है, बल्कि उसकी है, जिसकी जान बचाने के लिए ये शख्स उसके ऊपर लेट गया। रेस्क्यू वर्कर बड़ी मशक्कत के बाद इस डेड बॉडी को हटाते हैं और फिर उस नन्हे हाथ की तरफ बढ़ते हैं जो बाहर दिख रहा है। बच्चा मलबे में पूरी तरह दबा हुआ है। बच्चे को बाहर निकाला जाता है और रेस्क्यू वर्कर उसे लेकर एम्बुलेंस की तरफ बढ़ जाता है। पिता के साए में ये बच्चा करीब 3 दिन मलबे में दबे रहने के बावजूद सुरक्षित रहा और अब इस बच्चे का इलाज अस्पताल में चल रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए। रेस्क्यू वर्कर इस नन्ही बच्ची तक पहुंचते हैं, बच्ची को मलबे से बाहर निकालते हैं और बच्ची से पूछते हैं कि अंदर कोई और तो नहीं। बच्ची मासूमियत से जवाब देती है, अंदर मेरे बहन भाई और माँ हैं, लेकिन वो मर चुके हैं। और बात करें अगर तुर्की में जो भूकंप से लोग बच गए हैं, जिनकी जान बच गई है, अब उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन वहां का मौसम यानी कि ठंड और भारी बर्फबारी है। जो टेम्परेरी शेल्टर्स वहां पर बनाए गए हैं वो अभी काफी साबित नहीं हो रहे। हालांकि राष्ट्रपति ने उन लोगों से बातचीत की है, लोगों से बातचीत करके कहा है कि जल्द ही उनकी मदद की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। भूकंप से सिर्फ तुर्की में ही करीब 9,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबा इतना ज्यादा है कि हटाने में बड़ी बड़ी मशीनें भी फेल हो रही हैं और जो बच गए वो अब भीषण सर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। तापमान -8 डिग्री के करीब है और लोग खुले में बैठे हैं। सिर छुपाने के लिए टेम्परेरी आशियाना तक नहीं बन पाया है। आपदा इतनी बड़ी है कि लोगों की मदद करना संभव नहीं हो पा रहा। भीषण ठंड भी लोगों की जान ले रही है। आपदा प्रभावित लोगों से मिलने खुद राष्ट्रपति अर्दुआन पहुंचे हैं। टेम्परेरी शेल्टर में रह रहे लोगों से अर्दुआन ने मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स बंधाया और ये भी कहा कि जल्द ही सब हालात काबू में होंगे। मलबे के ढेर में अपनों की तलाश बदस्तूर जारी है और लोगों के सुरक्षित बचने का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। तुर्की की मदद के लिए भारत ने अब तक ग्लोब मास्टर विमान तुर्की के 6 चक्कर लगा चुका है। राहत सामग्री भेजने का काम भी लगातार जारी है। आशंका है कि इस हादसे में कम से कम 25,000 लोगों की मौत हुई है और वक्त गुजरने के साथ ही इंसान के जिंदा होने की उम्मीद भी अब दम तोड़ने लगी है। तुर्की और सीरिया में महातबाही कैसे आई, कैसे सोते हुए लोग मौत की तरफ अचानक बढ़ गए, जो तस्वीरें हैं वो वाकई में डराने वाली है। जी हाँ, धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जैसे तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद डराने वाली हैं। कैसे बिल्डिंग्स गिरी और क्या कुछ मंजर वहां पर रहा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
कुदरत की ताकत के सामने इंसानियत की हैसियत क्या है, अंदाजा लगाइए। जिंदगी मलबे में दबी है। यह महिला हाथ हिलाकर मदद मांग रही है। तस्वीरें सीरिया की। बेबसी की कहानी सुबह 4 बजे तब शुरू हुई जब लोग सोए थे। आने वाली तबाही का इशारा बेजुबान खुल कर दे रहे थे। कुछ ही पलों में ऐसा लगा कि जैसे तुर्की को पकड़कर कोई झकझोर रहा हो। समय था सुबह 4:19। मंजर बेहद डरावना। ट्रक और भारी गाड़ियां हिलने लगी। मस्जिदों की मीनारें पेड़ की तरह झूलने लगी। तुर्की में तबाही का ये मंजर, वो तस्वीरें जो सोशल मीडिया के जरिए दुनिया तक पहुंच रही हैं। इस भूकंप में अब तक 8,000 लोग जान गंवा चुके हैं और मलबे में कितने दबे हैं कोई जानकारी नहीं। कहीं परिवार तबाह हो गए तो खौफ के बीच चमत्कार भी हो रहे हैं। ये चमत्कार आप इन 2 तस्वीरों में देखिए। एक शख्स के परिवार के 12 लोगों ने जान गंवा दी तो दूसरी जगह मलबे से पूरा परिवार सकुशल वापस निकाल लिया गया। करीब 18 किलोमीटर की गहराई और 7.8 की तीव्रता से भूकंप आया तो मजबूत से मजबूत इमारत भर भरा कर गिर पड़ी। हजारों लोग मौत के मलबे में दबकर दम तोड़ चुके हैं। लेकिन कुदरत के करिश्मे ने दुनिया को फिर चौंकाया। हालांकि इस वक्त तुर्की में कड़ाके की सर्दी है जो राहत कार्य में बड़ी रुकावट है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। इस बीच एक बड़ी खबर बिहार के छपरा से आ रही है, जहां पर छपरा लिंचिंग में घायल शख्स की मौत हो गई है। घायल राहुल सिंह की अस्पताल में मौत हो चुकी है। छपरा में 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई थी। अमितेश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। बिहार के छपरा में तनाव है। धारा 144 पूरे इलाके में लागू कर दिया गया है। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्हें शांत कराने के लिए भी वहां पर टीम लगी हुई है। लगातार कैंप किए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से। लेकिन ये बड़ी खबर बिहार के छपरा से जो मिल रही है, जिसमें लिंचिंग में घायल शख्स की भी मौत हो चुकी है। राहुल सिंह अस्पताल में थे, उनका इलाज चल रहा था। अब खबर ये मिल रही है कि उनकी भी मौत हो चुकी है। छपरा में 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिसमें एक शख्स जिसका नाम अमितेश सिंह है, उसकी मौके पर मौत हो जाती है और अब इलाज के दौरान राहुल सिंह की भी मौत हो गई।